ये यहाँ पे ये भी एक होटल है, शिवाडेस नाम का। ये 2 मंजिल होटल है। इसके नीचे एक और मंजिल थी, इतना हाइट का मलबा है ये। ये सामने होम स्टे था लक्ष्मी नारायण नाम से। इधर सारी प्रॉपर्टी थी जो हम चल रहे हैं अभी, इधर सारे। इस मलबे की हाइट लगभग 40-50 फीट ऊंची होगी लगभग, जो पुराने नेशनल हाईवे से ऊपर है, जो रोड से। अब ये 3rd फ्लोर है, ये 2nd है, 1st फ्लोर नीचे है। और नीचे हमारा कैंटीन था, नीचे कमरे थे, और ये हमारा 2nd फ्लोर है, होटल था हमारा गेस्ट हाउस नाम से। तो ये 3rd फ्लोर है, ये पूरा ख़त्म हो गया जैसे कि आप देख रहे होंगे। यहाँ से हमारा जो होटल था वो रोड से कम 2-3 मीटर ऊपर हाइट पे था रोड से। तो ये आप लगा सकते हो कि मतलब कितना मलबा होगा, कि मतलब हम लोग इतने ऊपर है रोड से, नेशनल हाईवे से, फिर भी हमारा पूरा 2nd फ्लोर तक पूरा मलबा भर गया। बाकी इधर सामने पे सारी प्रॉपर्टियाँ थी, होटल, इधर सब सामने पे होटल थे। तुलसी दीदी, आपको तो सबसे बड़ी है, आपने पहले कभी देखा है ऐसा? मैं देखा, एक बार आया था पहले, तब नहीं देखा हमने। पहले आया था बस जब हमारे सास ससुर थे ना, तब पता नहीं कैसा आया था वो, और इसके उस बार भी बल भयंकर आया था बोलिए ना। सर ये धराली गांव है, जैसा कि आपको पता ही है। 5 तारीख को यहाँ पे बहुत भयानक फ्लड आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे घर, होम स्टे, होटल, रिसोर्ट और बागवान की जो हमारी सेब की खेती होती है, बहुत सारे लोगों का वो पूरा तहस नहस हो गया है। तो ये जो घर है ये हमारा सबसे ऊपर का घर है। इसके नीचे हमारा टेम्पल है, मंदिर है सोमेश्वर देवता का, उसके ऊपर ये मकान है। अभी जितने भी लोग जिनका प्रॉपर मकान चला गया है फ्लड में, वो लोग भी यहीं पे रहते हैं, क्योंकि इस घर में, ये घर सेफ है, लेकिन इसके आगे वाला बरामदा वो पूरा धंस चुका है। 16 परिवार ऐसे हैं जिनका कुछ बिल्कुल खत्म हो रखा, क्षति हो रखा। ये आपके पुराने घर है ना जो खत्म हुए? जी पुराने भी है, नए होम स्टे भी थे। 15 लोगों के कम से कम पुराने घर तो खत्म हो गए। जी पुराने भी नए भी सर, दोनों था, पुराने भी नए भी। होटल थे, बगीचे थे, बचे हुए सर। जो छत दिख रही, जितनी भी छत दिख रही, ये बचे हुए हैं थोड़ा बहुत। घर बचे हुए? हाँ जी जी जी, घर बचे हुए। बाकी इस साइड वाले थे वो सारे चले गए। घर भी ना? घर भी पूरे घर। ये मेरा होम स्टे का नीचे हम रहते थे, वहाँ आगे चौक था। ये निकल जाता तो मैं फिर दोबारा नीचे अंदर से भी अपने आप जो है कुछ मिलेगा वहाँ पे, हमारा मिल सकता है, दबा हुआ है ना वो। जी हाँ, ये कपड़े हैं, बर्तन है, सिलेंडर है कुछ मिल जाए साहब तो उसी पे काम चलाया। तो ये तो मुश्किल है। मिलना था 1 साल में 10,000 मिलना था, वहाँ अब 10 पैसे नहीं है, ये मुश्किल। परिवार बड़ा है। आठ आदमी। बेटी भी है। तो चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ इनकम नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद इसके बाद ठंड पड़ जाती है। फिर मुश्किल हो जाता है। हम लोग इसी पे था, अब 6 महीने हम इसी पे खाते थे नीचे। अब तो भगवान ने ऐसा कर दिया कि बिल्कुल ही कुछ नहीं रखा। शायद अब सरकार क्या करेगी, देगी कहीं पे। मतलब 15-20 परिवार तो हम 3 भाई थे हमारा तो साहब एकदम जो है, वहाँ भी गया, बगीचा भी था, इधर है ही नहीं कहीं पैर रखने के लिए, यहीं पे था हमारा पहले से। अब क्या किया जाए, अब कहीं टेंट मिला है, टेंट लगाने के लिए भी जगह नहीं है। तो आपको अंदाजा है कितना मलबा था? सर
अनुमानित तो 40 से 50 फीट के समथिंग मलबा है सर, और बाई लेयर सर मलबा आया है सर। पहले लेयर में कुछ आया है, दूसरी लेयर में कुछ आया, लगातार भाग में सर। अच्छा। बराबर भागों में चला है, ऊपर चढ़ता जी गया। जी जी सर। अभी अगर पूरे गांव की बात करूं तो 8 लोग गांव से ख़त्म हुए हैं। इसी तरीके से फिर बाहर से जो काम करने वाले लोग थे वो बहुत सारे लोग थे, कुछ नेपाल से थे, कुछ बिहार से थे। तो गांव में कंस्ट्रक्शन भी चल ही रहा था, मार्केट के आसपास वहाँ पे नई दुकानें कुछ बन रही थी, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तो उनका किसी का अभी तक पता नहीं है। कुछ लोग जो भागे हैं उन्होंने कहा मेरे 4 लोग कम हैं, कोई बोल रहा है मेरे 10 लोग कम हैं, इस तरीके से। अब गांव में क्या होता है कि सारे अपने ही फ्रेंड सर्कल और कज़न लोग हमारे काफ़ी लोग ख़त्म हुए हैं इस तरीके से। वो लड़के जो यंग लड़के हैं सारे, अगर आप देखेंगे अभी मुकेश पंवार वो अपने होटल में था, उनकी वाइफ वो और साथ में एक उनकी छोटी गुड़िया 3 साल की गुड़िया जो है, तो होटल के अंदर ही थे। साथ में उनके और स्टाफ भी थे 3-4 लोग जो खाना बनाने वाले या बाकी लोग हैं। तो अब जैसे ही फ्लड आया कुछ लोग भागे, उनके जो किचन स्टाफ थे, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई चलो चलो, इस तरीके से फ्लड आ गया। तो वो भागा ऊपर की तरफ, जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ गया, क्योंकि वहाँ उसके गुड़िया और उसकी वाइफ सो रही थी वहाँ पे। तो उनको लेने के लिए ऊपर गया, तब तक पूरा मलबा आ गया तब तक। तो वो भी इस तरीके से, नहीं तो वो अकेला होता तो शायद वो बच जाता। पूरा मार्केट चला गया, पूरा लोगों के घर चले गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका मतलब कुछ नहीं रह गया, जो कपड़े थे उसी कपड़े में वो बाहर निकला है, और बाकी सब घर, उनका जो भी सामान था कुछ भी कोई उठा नहीं पाया। और अभी वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उस ज़मीन में, पूरा मलबा और वो कि मलबा और पूरा मिट्टी दिखाई दे रहा है पूरा। अब सब बेघर हो रखे हैं। यही चाह रहे हैं, यही गाँव वालों का, यही सबका यही चाहना है कि भाई किस तरीके से बॉडी को रिकवर किया जाए सबसे पहले। पर अभी तक कुछ उस पर काम नहीं हुआ है। मतलब काम तो चल रहा है, कोशिश की जा रही है, बहुत सारी मशीनें हैं, नए नए उपकरण हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग है सारी गिरी हैं, तो उनके नीचे ही लोग दबे हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर मलबा बहुत धीरे धीरे गया, और जो फर्स्ट राउंड वाला मलबा था वो आधे मतलब वो पूरा नहीं गया, नदी तक नहीं गया, वो आधे तक ही गया, वहाँ पे वो रुक गया मलबा। तो फर्स्ट राउंड में जो दब गए वो दब गए, क्योंकि उसके बाद काफ़ी टाइम मिल गया था लोगों को वहाँ से, जो बचे लोग थे वो भागने के लिए या फिर जो भी वो दाएं बाएं जाने के लिए। तो फर्स्ट राउंड में ही कैजुअल्टी हुई है, जितनी भी हुई हैं सारे। जब भी कोई प्राकृतिक घटनाएं होती है, इवन माना कोई मनुष्य है, उसके शरीर में कभी ना कभी अगर कोई बीमारी अगर आ रही है तो वो इंडिकेट करती है, कुछ ना कुछ सिग्नल देती है। अगर हम उस सिग्नल को नहीं समझे तो वो बीमारी जो है वो जान भी ले सकती है। तो सेम यही कंडीशन हमारी प्रकृति के साथ है। और हम लगातार यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो इस तरह के कुछ लोग हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण चिंतक हैं, जो लोग हैं गांव के भी, जो प्रकृति से लगातार जुड़े हुए हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं इस बात को कहा जा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर अभी 4 धाम परियोजना के नाम पर, यात्रा के नाम पर, जिस तरीके से बेतरतीब तरीके से लाखों हज़ारों जंगलों का कटान हुआ है और आगे भी होने का जो पूरा एक प्रस्ताव किया गया है, सरकार जिस तरीके से योजना बना रही है, तो उस योजना में को जो बनाने वाले जो लोग हैं, वो मुझे लगता है कि जो हमारी गाँव की जनता है, जो आम जन है, उनकी भागीदारी शून्य है वहाँ पे। अब अगर मैं आपको एक धराली की, जो मेरा अपना मूल्यांकन है, जो मैं क्योंकि मेरा जीवन तो यही बीता है, मैं यहाँ के हर एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। तो इको सेंसिटिव जोन जब लाया गया यहाँ पे, तो उसमें हुआ क्या कि जो सत्ता पक्ष के लोग थे, तो जो उन्होंने लोगों के अंदर भ्रामक जानकारियाँ फैलाई, उन्होंने ये कहा कि इको सेंसिटिव जोन जो लाया गया था उसका मतलब यही था कि ये क्षेत्र सेंसिटिव है और यहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ की जो डेवलपमेंट की जो योजनाएं होंगी उसका स्वरूप ये होगा। जैसे आपको यहाँ पे बड़े बड़े जो डैम है वो नहीं बनेंगे, आप ब्लास्ट नहीं करेंगे, है ना, आप इस तरह के निर्माण नहीं करेंगे जिससे यहाँ के पर्यावरण को नुकसान हो। यहाँ पे जो खनन है, जो बजरी है, पत्थर है, इसका पूरा जो इसको व्यवसाय करते हैं उस पर पूरा बैन था उसके तहत, है ना।
उसके तहत ये था कि आप बिल्कुल 90 डिग्री की उसमें जो है पहाड़ जो चोटियाँ हैं उसका कटान नहीं करेंगे, जिससे लैंडस्लाइड जोन डेवलप हो जाए। तो वो जो इको सेंसिटिव जोन आया, इनके द्वारा ये प्रचारित किया गया कि भैया देखिए ये काला कानून है, इसमें ये अगर हो गया तो आप अपने खेतों में हल नहीं लगा पाएंगे। इको सेंसिटिव जोन के अंदर विकास का विरोध नहीं है, उसमें ये है कि गतिविधियाँ ऐसी होंगी जो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की प्रकृति के लिए नुकसानदेह न हो। उसमें तो कैसा होगा वो फिर विकास? हाँ, उसमें ये था कि उसमें देखिए, उसमें ये था कि आप जैसे ज़रूरत क्या है आपको 12 मीटर सड़क बनाने की यहाँ पे? भाई जब ये चार धाम परियोजना वाला, उसी के तहत ये सारी बातचीत शुरू हुई है कि जब इको सेंसिटिव जोन यहाँ पे कहा गया है तो आप कैसे यहाँ पे इतनी चौड़ी सड़क को बना सकते हैं। तो जब गजट नोटिफिकेशन निकाला गया तो मुझे लगता है जितने लोग वो जो ये ऐसा प्रचार कर रहे थे कि आप हल नहीं, मतलब उसमें अच्छे खासे नेता लोग भी हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है उसको, और जबकि हमने पर्चे भी निकाले उस दौरान, हम लोगों ने बहुत लोगों को समझाया भी इसमें कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम बजरी नहीं ला पाएंगे, हमें बजरी भी खरीदनी पड़ेगी, हमें इतना ये सब करना पड़ेगा, हम पत्थर नहीं निकाल पाएंगे। और जबकि अगर उसको सही ढंग से समझाया जाता तो इसको समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। ये आपको इसलिए तो बिठाया गया है। आप कोई भी कानून ला रहे हैं, आप कोई भी डैम बनाते हैं, उसमें जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई का मतलब क्या होता है कि जनता सर्वोपरि है, वो अगर चाहेगी तभी बनेगा डैम, आप उसकी सहमति लेके आइए, पर ये सब कागज़ों में ही होता है, कोई जन सुनवाई आज तक नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन पे डिपेंड करती है कि ये लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका सीधा सीधा, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, इनका सीधा सीधा मतलब है कि कुछ पूंजीपति और अपने स्वार्थों को जोड़ना नहीं। तो आप उठा लीजिए कोई भी पूरे हिंदुस्तान, उत्तराखंड की या पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, जितने भी ये हैं इनकी तो हर साल जो है करोड़ों की प्रॉपर्टियां बढ़ती जा रही हैं। तो यही इनका उद्देश्य है और कुछ नहीं है। The 2025 monsoon in the Indian subcontinent marked one of the most severe ecological breakdowns in decades. The rains resulted from the first of a series of untimely western disturbances. They hit the Himalayas till mid-September. Yeah, in Dharali we have got a beautiful forest called Deodar. 6,000 trees out there. They're on a 60 to 70 degree slope or 50 to 70 degree slope. And there are 5 streams we have counted together, and these streams are all glacial streams. Now, if you see the slope between Jhala to Jangla, it's something like 12-13 kilometer road stretch. Trees, I saw it today morning carefully. The trees are not that much bent. You know, when the slope creeps, the stem have got a convexity toward the slope. Very few will find that having a convexity. Then I caught a friend in Birbal Sanghi Institute of Paleo Science. These guys work on the trees. He said that their roots are so strong so deep and strong. He said that he just worked in Himachal Pradesh. He said that I have seen that the avalanches came, they broke the tree, but the stem is intact, standing, still holding the soil. So in that area, if you see in that particular segment when we travel, we said if you remove this particular trees from this area, 2 things are going to happen. You are going to expose the slope to the vagary of nature. And nature vagaries we are talking about extreme rain, avalanches, both debris, and the snow. Then you are going to make a cut on the slope vertically. The slope is going to get deactivated. So this kind of understanding who is going to teach the people. When Dharali happened, people started making the read and then showing you 5 or 6 pulses of the debris. We call them debris flows. They are debris flows because it's a steep gradient stream which ends a lot of sediments, and as it exits from the confined path to unconfined path, here the unconfined path is the Bhagirathi Valley. It opens up like a fancy body. Okay? So the people said, my God, the 5-6 came to devastating. This is natural. In any debris flow event, we could have already worked it out. It does not evacuate all the material in one shot. But the subsequent pulses are going to become of lesser magnitude. Because the very first event, if you watch the video stuff, the sediments, big boulder, they're just jumping up and down. They're coming down. They're moving on a surface which has got a lot of irregularities. So because of the irregularities, I better explain that
the material when it's moving, it has got a frictional drag. So that first pulse never reaches the farthest point. Because of the frictional drag, it gets retarded. So the first event stops midway. You can see that video firstly. Subsequent events, what happens when the first event dies out, on the surface you get fine sediments, bit of water that acts as a lubricant. The subsequent events, which not carry that much of sediment, they start fanning it out like a concrete cement soil. And that's how till everything gets emptied out. ये जो अभी का जो हादसा हुआ है, जो बहुत बड़ा हादसा है, और जो जैसे जो लैंडस्लाइड है, या फिर हम बोलते हैं कि अलग अलग चीज़ें आई है सामने की, कोई बोलता है अवलांच आया है, कोई बोला ग्लेशियर फट गया, या फिर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो इस टाइप का ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो एक ही सिंपल सा हुआ है। इसका जो रीज़न है, जो मुझे लगा है एज मतलब माउंटेनर जो है, क्योंकि हम लोग भी माउंटेन में घूमते रहते हैं, और हर साल ही आप ये समझ लीजिए कि हम लगभग 6000 मीटर और 5000 मीटर पे नॉर्मली होते हैं हाइट में। तो वहाँ की क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या बदलाव आ रहे हैं। जिस साल मैंने कोर्स किया, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2007 की, 2006-07 में, और उसके बाद 8 तक मैं आगे कोर्स करता रहा काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि उस टाइम से लेके और अभी तक, जैसे जो ग्लेशियर हैं उनमें बहुत बदलाव आ रहा है। जो मेन चीज़ है वह है बारिश। जो बारिश का अगर आप देखेंगे तो पहले जो पहाड़ों में जो बारिश गिरती थी बहुत हल्की होती थी वो बारिश, और काफ़ी लंबे टाइम तक रहती थी बारिश, मतलब। लेकिन ये है कि बहुत हल्की बारिश, और ज़्यादा हाइट पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि कुछ टाइम बाद जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ और तुरंत उसके बाद स्नोफॉल होना शुरू। जैसे असल में हमारा मेन जो रीज़न था ऊपर जाने का वो यही था कि पता लगाना कि किस वजह से मतलब ये जो बाढ़ आया। हालांकि देखिए, जो मोटे तौर पे जो देख सकते हैं सामने कि कहाँ से टूटा है, या फिर हम वही चीज़ देख सकते थे। यही दिखा कि बारिश जो है काफ़ी ऊंचाई तक हुई है पूरा, क्योंकि छोटी छोटी जगह से लैंडस्लाइड हो रखी है हर जगह से, तो बहुत तेज़ बारिश दौरान हुई है। जो पुराना जो था, मतलब जो क्लाइमेट जो है अभी वो चेंज हो चुका है बहुत ज़्यादा। अब ज़्यादा हाइट तक बारिश हो रही है असल में, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि वहाँ की मिट्टी पे बारिश होती नहीं थी या कम होती थी? सर, जो मेरा मानना है, वैसे तो जो मैं देख रहा हूँ मतलब इतने सालों से, तो पहले की जो बारिश थी वो रिमझिम टाइप की एक हल्की सी बारिश हुआ करती थी पहले। मतलब जी 4000 मीटर से ऊपर होती थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए बारिश हुई, उसके बाद फिर स्नोफॉल शुरू। लेकिन समर में क्या होता है कि उस टाइम भी बारिश रहती है प्रॉपर, इतनी जल्दी स्नोफॉल नहीं होता है वहाँ पे। लेकिन बारिश का जो बहुत कम गिरती थी बारिश, मतलब हल्की हल्की बारिश, और लंबे टाइम तक वो बारिश चलती रहती। उससे उतना मतलब नुकसान नहीं होता था, क्योंकि इतने फ्लड भी नहीं आते थे। लेकिन अभी का क्या हो गया कि बहुत तेज़ बारिश एकदम से हो जाना, ये सारी नॉर्मल सी चीज़ हो गई है पहाड़ में, हाइट में। तो अभी की जिस जगह की मैं बात करूं, जैसे धराली का जो टॉप वाला हिस्सा है, सिरकंड पीक है, ये जो पीक की अगर मैं बात करूं तो 6133 मीटर है इसका जो हाइट है पीक का, काफ़ी ऊँची पीक है। और इसमें अभी ग्लेशियर है, मतलब पूरा ग्लेशियर भरा हुआ है। तो उसी का जो ग्लेशियर है वो आके नीचे एक्यूमुलेट हो रहा है एक जगह पे, जहाँ पे उसका बेस है। असल में क्या, एक तो नेचुरल स्ट्रीम आ रही है जो कि हमारा परमानेंट सोर्स होता है, एक जो ग्लेशियर से, कोई भी आप पहाड़ों में नदियाँ देखेंगे वो ग्लेशियर से ही आ रही है। तो कितना वो मेल्ट हो रहा है उस तरीके से, हर साल कितने स्नो इंक्रीज़ हो रही है, या फिर इंक्रीज़ तो हो नहीं रही है अब, क्योंकि जितनी हर साल स्नो गिरती है अभी, तो वो क्या हो रहा है कि स्नो वो ख़त्म हो जा रही है। और उसके बाद जो ग्लेशियर बचा हुआ है, जो पुराना ग्लेशियर बचा हुआ है, जब कभी वहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन रहा होगा और जो इंक्रीजिंग रेट था वो ख़त्म हो चुका है, अभी डिक्रीज ही हो रहा है सारा। इससे जो ये ग्लेशियर है ये भी लगभग ख़त्म होने की कगार पे, जो अपना हमारा जो सिरकंड वाला जो ग्लेशियर है, जो फ्रंट है ग्लेशियर, अगर आप देखेंगे सिरकंड का जो ग्लेशियर है, जो फ्रंट साइड है धराली की तरफ आप देखें तो वहाँ पर छोटा सा हिस्सा रह गया है, क्योंकि जो ऊपर से फ्लड आया उसके साथ साथ वहाँ बहुत सारे रॉक है। जो मेरे पास पुरानी फ़ोटोज़ है तो उसमें काफ़ी, क्योंकि हम पहले भी जा चुके हैं असल में वहाँ पे, तो जिस नदी को हमने पार किया था जिसमें फ़्लड आया है, वहाँ पे जो है काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर थे। इस बार जब मैं गया हूँ तो वो बिल्कुल इस तरीके से हो गया, उसमें स्क्री और यही चीज़ें दिख रही है सामने पे, और वो कहाँ गए इतने बड़े बड़े बोल्डर। तो ये सारे असल में नीचे की तरफ, क्योंकि
बेस से लेके, जो सिरकंड के बेस से लेके, और अगर आप 300 से 400 मीटर आगे चले जाते हैं वहाँ तक ये फ्लैट आता है। शुरुआत में थोड़ी ढलान है, उसके बाद फिर फ्लैट एरिया आता है, उसके बाद फिर डाउन शुरू हो जाता है फिर काफ़ी। तो वहाँ पे एक इस टाइप का मतलब एक गौड़ जम बोलते हैं कि सकरी घाटी टाइप की है, जिस वजह से ये रुक रुक के मलबा मतलब ये गांव तक पहुंचा है। ये मलबा आता रहा और एक जगह इकट्ठा हुआ, फिर उसने फोर्स बनाया, फिर आगे जाके जैसे जैसे उसको बैकअप मिलता रहा तो बढ़ता गया इस तरीके से। अब दूसरी चीज़ क्या आती है इसमें, जो मेन चीज़ और क्या हो जाती है, ऊपर से इतना ज़्यादा नहीं चला हुआ है जितना उसने मलबा गाँव में आके बिखेर दिया था। ऊपर से नॉर्मल से आया है, और साथ में साइड के जो स्लोप होता है, जो स्पान है स्लोप का, जो पुराना स्लोप था तो उसको उसने काफ़ी बढ़ा दिया है। और साइड में जो स्लोप हैं पूरे, तो वो भी टूट के इसके साथ मिले हैं मतलब। तो काफ़ी मलबा इसलिए भी आया है वो सारा जो है, तो क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी भर गया था तो थोड़ा लूज़ हो जाता है स्लोप। फिर हमें सेपर्ड लोग तो मिल ही गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि भाई 3 तारीख से लगातार बारिश हो रही है, और अभी 5 तारीख जिस दिन ये फ्लड आया, हम लोग जो है अपने टेंट के अंदर थे, तो और जब ये फ्लड आया तो उस टाइम पे मतलब पूरा कांपने लग गया था पूरा एरिया ऐसे थोड़ा सा जो है। तो उन्होंने जो है जब बाहर आए कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा पूरा काला पानी आ रहा है, उसके साथ बहुत बड़े बड़े बोल्डर बह रहे हैं। लेकिन जो टॉप से जो ये टूटा है ये बहुत कम है असल में। रास्ते में अगर आप देखेंगे तो पूरा इकट्ठा करते हुए ये लेके गया, और बारिश इसके ज़िम्मेदार है कि ज़्यादा बारिश मतलब हाइट में। अगर बारिश नहीं होती तो शायद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली, क्योंकि मैं भी गांव में कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूं, धराली से हूं, तो काफ़ी सालों से हम भी बचपन से, क्योंकि एडवेंचर का शौक़ रहा है बहुत पहले से ही, कई बार हम लोग गए तो 3 से 4 दिन वहाँ पे रहे हैं। तो जब भी बारिश देखिए तो इतना तेज़ बारिश मतलब नहीं होता था, और अगर हो भी गया तो 2 मिनट या 5 मिनट के लिए हुई, और एकदम से फिर वही रिमझिम वाली बारिश शुरू या फिर बंद हो जाती थी इस तरीके से। लेकिन लगातार 3 दिन तक बारिश रहना, तो उस मिट्टी के लिए मेरे को नहीं लगता है कि वो, तो ये आने वाला टाइम के लिए तो थोड़ा टफ तो है कि मतलब हर जगह ही, मतलब एक जगह मैं नहीं कहूँगा कि, अगर ये वही है कि ग्लोबल वार्मिंग है इस वजह से ही। Neither Dharali nor the Bhagirathi Valley was an isolated scene of crisis in 2025. Similar disasters struck Uttarakhand from July through September. Climate change intensified the rains, but that's only half the story. The state policies have shaped a certain development model. It disregards the crumbling ecology while endlessly building highways, tunnels, and dams. As such, disasters grow more frequent in the Himalayas. These emerge as part of the global environmental collapse.